पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे फिजिक्स में, रेजिस्टेंस के बारे में जाने थे और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन पढ़े थे। उसके बाद रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसको भी पढ़े थे। अब नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो सिर्फ उसी कंडक्टर का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये किसी कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है। ये जो चीज होता है यानी कि स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टिविटी। स्लैश मार के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये किसी कंडक्टर का अपना प्रॉपर्टीज होता है। ये कंडक्टर के लेंथ पर या कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, वही चीज को हम लोग पढ़ के रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन को निकालेंगे। पहला, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, resistance of conductor is directly proportional to the length, that is resistance is directly proportional to length of conductor, इसको length of conductor, resistance of conductor is directly proportional to the length, length of conductor कर सकते हैं हम, length of conductor लिख सकते हैं, that is R is directly proportional to L, इसको मानेंगे फर्स्ट। दूसरा हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस ऑफ conductor is inversely इसको हम लिखेंगे that is R is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स का मतलब होता है 1 के नीचे कर दो, ऐसे हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली बोला है तो 1 के नीचे कर दो तो उसको इनवर्सली बोला जाता है। तो ये दो चीज है। पहला चीज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट माने इसको। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका होता है कि उस चीज को 1 के नीचे कर दो। यहाँ पे जैसे हम लोग R पढ़ेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर, पढ़ा जाएगा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर, क्योंकि एरिया ऑफ कंडक्टर जो है ये नीचे है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो नीचे है, 1 के नीचे, इससे पढ़ा जाएगा इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दो चीज है, इसको मानेंगे हम लोग सेकेंड। तो पहला, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, that is R is directly proportional to L, and second, resistance of conductor is inversely proportional to the area of cross section of conductor, that is R is inversely proportional to area of cross section of conductor। अब दोनों को एक साथ हम लोग कंबाइन करेंगे, तो लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे taking 1 and 2 in combining form, taking 1 and 2 in combining form, टेकिंग 1 and 2 इन कंबाइनिंग फॉर्म, दोनों को कंबाइन करेंगे। तो इधर भी R है इधर भी R, तो R एक कॉमन आ जाएगा, उधर वाला चीज जो है ये और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि इधर भी R है इधर भी R है, तो जब कंबाइनिंग करेंगे दोनों को तो R कॉमन में आ जाएगा और उधर ये जो चीज है L और 1/a ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको इरेज कर रहे हैं,
N1 N2 इन कंबाइनिंग फॉर्मूला हम बोल दिए थे पहले, तो उसके बाद R is L multiplied by 1 by A implies that R L into 1 L by A implies that R equal, हम लोग पहले से जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल को सिंबलाइज करते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं इक्वल को देते हैं तो इधर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे इस तरह से कांस्टेंट लिखा जाएगा, वो कांस्टेंट होता है यहाँ पे रो इंटू एल बाई ए, इसको रो पढ़ा जाता है, रो जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे वेयर रो, लिख देते हैं आर एच ओ रो, इसको पढ़ा जाता है रो, वेयर रो इज proportionality constant। और it is called, that is rho is called, it is called resistivity, इसी को resistivity बोला जाता है, it is called resistivity। हम लोग तो यहां से रो को निकालेंगे, अगर यहां से अगर हम लोग रो को निकालेंगे तो रो हो जाएगा R मल्टीप्लाइड बाई A बाई L, ये रो का फॉर्मूला हो गया। जो हम लोग को निकालना है जिसका एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे इस एक्सप्रेशन से रो को तो हो जाएगा R A बाई L, R A बाई L, R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि रो हो जाता है R मल्टीप्लाइड बाई A बाई L। ये रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन हुआ, और उसको निकालने का तरीका कैसे हम लोग डिराइव करते हैं रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन को, तो हम लोग जो स्टेटमेंट लिखे उसके हिसाब से इसको पूरा लेके तब यहाँ पे आके हम लोग रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किए, यानी कि रो होता है दैट इज रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बाई एल। आर क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ए क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और एल क्या होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब कोई भी क्वांटिटी होता है उसका यूनिट भी होता है, हम उसका यूनिट लिखेंगे रो का, दैट इज रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो इसको इरेज कर रहे हैं या इधर कॉर्नर पे लिख रहे हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, हम लोग एक्सप्रेशन से निकालेंगे, इसी एक्सप्रेशन से यूनिट निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम या ओमेगा इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर बाई एल का मीटर, ये कैंसिल हो गया, बचा ओम मीटर, ओम डैश मीटर या ओम मीटर, किसका यूनिट हुआ ओम मीटर रेजिस्टिविटी का, यानी कि रो का यूनिट क्या होता है ओम मीटर। तो हम लोग इतना पढ़े, हम लोग अभी जाने रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़े, उसका हम लोग एक्सप्रेशन को डिराइव किए। एक्सप्रेशन होता है रो का यानी कि रेजिस्टिविटी का आर ए बाई एल, फिर इस क्वांटिटी का यानी कि रो का हम लोग यूनिट भी पढ़े, यूनिट होता है ओम मीटर, यूनिट होता है ओम मीटर। ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या जो रेजिस्टिविटी होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का नेचर पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी कि हर एक मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है, जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पाएगा, और जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी कम होगा।
फिर से एक बार, जिस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होता है उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, और जिस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है उसका कंडक्टिविटी कम होता है। एक चीज और, इससे हम लोग और एक चीज पढ़ेंगे। अब मान लिया जाए कि एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर यूनिट एक क्यूब है, वो कंडक्टर क्या है, एक क्यूब है, जिसका हर एक फेस का लेंथ 1 मीटर, इसको बोलते हैं यूनिट क्यूब। यूनिट एक क्यूब है। अगर इस तरह का कंडक्टर हो, यानी कि कंडक्टर जो है उसका हर एक डायमेंशन एक क्यूब हो, कंडक्टर एक क्यूब है और उसका हर एक डायमेंशन 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर ऐसा अगर हो, यानी कि यूनिट का मतलब होता है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर हो, इसको हम बोलते हैं यूनिट क्यूब। क्या बोलते हैं? इस तरह का कंडक्टर को बोलते हैं हम लोग यूनिट क्यूब। तो इसका हर एक फेस का एरिया, अगर एरिया निकालेंगे हर एक फेस का, यानी कि क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, और इसका लेंथ हर एक एज का लेंथ भी क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए का वैल्यू अगर 1 बैठाएंगे बाई एल का वैल्यू भी 1, यानी कि रो और R बराबर हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बराबर होगा, वो कैसा कंडक्टर होगा, तो वो कंडक्टर यूनिट क्यूब होगा। क्या होगा? वो कंडक्टर यूनिट क्यूब होगा। एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बराबर हो, वो कैसा कंडक्टर होगा, तो वो कंडक्टर एक यूनिट क्यूब होगा। जैसे कि ये यूनिट क्यूब है, इसका हर एक फेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, और हर तरफ का एज का लेंथ भी 1 मीटर है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट क्यूब। इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी 1 मीटर होगा। तो अगर हम लोग एक्सप्रेशन में बैठाते हैं तो रो इक्वल टू R हो जाता है। यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, वो कैसा कंडक्टर होगा, यूनिट क्यूब होगा। क्या होगा? यूनिट क्यूब होगा। तो हम लोग स्टार करके लिखेंगे यूनिट क्यूब कंडक्टर, यूनिट क्यूब कंडक्टर यूनिट क्यूब कंडक्टर है सेम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई यूनिट क्यूब कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैन इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, वो एक रेजिस्टेंस है। बल्ब इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, वो एक रेजिस्टेंस है। उस तरह से टीवी टेलीविजन जिसको बोलते हैं, वो भी एक रेजिस्टेंस है। फ्रिज वो भी एक रेजिस्टेंस है। मतलब जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस। अब उसको जोड़ने का तरीका कैसे है? अगर 2 बल्ब है तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं, किस वे में जोड़ सकते हैं? तो दो तरह से जोड़ा जा सकता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जोड़ा जा सकता है एंड टू एंड, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल वे में जोड़ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम लोग 2 तरह से जोड़ सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक होता है पहला सीरीज में, जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, टॉपिक बनाएंगे, लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। एक रेजिस्टेंस को ऐसे लिखा आता है, और दूसरा रेजिस्टेंस ये दोनों को सीरीज में करना है। कैसे करेंगे, इसका ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया ए बी सी। एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, यहाँ पे इसका। इसको अगर हम लोग सीरीज में करना चाहेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो सीरीज में कैसे जोड़ाता है, तो इसका एंड टू एंड मिला दिया जाता है। यानी कि बी और सी दोनों एंड को एक साथ आके कॉमन कर दिए, एंड टू एंड जोड़ दिए। अब ये ए बी, डी और सी यहीं पे है, और यहां पे हो गया सी, यानी कि एंड टू एंड जोड़ा जाता है। एंड टू एंड जोड़ा जाता है। अगर हमारे 3 होता, एक और होता, तो और इसको यहां पे आके जोड़ देते, फिर इस दोनों को एंड टू एंड जोड़ देते। सी डी, तो इस तरह से एंड टू एंड अगर जोड़ा जाएगा तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता, आई सेम रहता हर एक के लिए। इसके लिए भी वही रहेगा करंट, इसके लिए भी वही रहेगा करंट। पोटेंशियल बढ़ता है सीरीज में, हर एक रेजिस्टेंस के लिए करंट सेम रहता है बट पोटेंशियल बढ़ता है। इसके लिए पोटेंशियल V1, इसके लिए पोटेंशियल V2, ये पोटेंशियल बढ़ेगा, इसके लिए पोटेंशियल V3। यानी कि एक बात याद रखना है कि सीरीज में जो है करंट सेम रहता है हर एक रेजिस्टेंस के लिए, बट पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसके लिए पोटेंशियल V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3। ओवरऑल करंट भी यहां पे I ही है, और ओवरऑल रेजिस्टेंस यहां पे R है, और ओवरऑल पोटेंशियल यहां पे G है। इसको लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस 1 R1, इसको लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस 2 R2, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस 3 R3। अब इस तीनों का ओवरऑल करंट भी I है, ओवरऑल मतलब टोटल करंट ओवरऑल करंट I है, ओवरऑल पोटेंशियल V है, और ओवरऑल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं R है। तो सीरीज में जोड़ने का ऐसा तरीका है। फिर से एक बार मान लेते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक दूसरा रेजिस्टेंस, ये थर्ड रेजिस्टेंस है। तीनों को एंड टू एंड मिला दिए, जोड़ दिए, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर एक का सेम रहता है, इसमें जितना जाएगा उतना उसमें, इतना इसमें, तो I माना गया है। पोटेंशियल बढ़ेगा, इसमें कुछ, इसमें कुछ, इसमें कुछ, तो V1 V2 V3। रेजिस्टेंस इसको R1 मानते हैं, इसको R2, इसको R3। अब टोटल करंट I ही माना जाता है, टोटल करंट I ही रहता है। टोटल पोटेंशियल को यानी कि तीनों को जोड़ के उसको V बोला जाएगा, और तीनों का रेजिस्टेंस को R बोला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग को सीरीज में 2 बात याद रखना है। क्या क्या बात याद रखना है, तो पहला बात, करंट जो है हर एक के लिए सेम रहता है। तो हम लोग को सीरीज में 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट यह है कि करंट इज सेम फॉर ईच रेजिस्टर, हर एक के लिए करंट सेम रहेगा। और दूसरा बात, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी फॉर ईच रेजिस्टर,
पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का अपना अपना होगा, अलग अलग होगा। तो ये 2 पॉइंट हम लोग को याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर हम लोग पैरेलल के बारे में जानेंगे कि पैरेलल कैसे होता है। उसके बाद हम लोग को पैरेलल के बारे में जानना है कि पैरेलल में कैसे क्या होता है। पहले हम लोग सीरीज के बारे में जान लिए, और सीरीज के बारे में हम लोग 2 पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि करंट जो होता है सेम होता है फॉर ईच रेजिस्टेंस के लिए, और दूसरा है कि पोटेंशियल डिफरेंस करता है वेराई, अलग अलग होता है, हर एक के लिए अपना अपना अलग अलग होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। इसको विरेज करते हैं। फिर हम लोग अब पढ़ेंगे पैरेलल के बारे में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लेते 2 रेजिस्टेंस है, एक इसको पैरेलल में कैसे बनाएंगे। तो पैरेलल में बनाने में होता है कि एक कॉमन वायर होता है, एक रेजिस्टेंस को यहां पे लाके जोड़ेंगे और दूसरा को यहां पे लाके जोड़ेंगे, तो ये होगा पैरेलल। मान लो ये रेजिस्टेंस R1 था और ये रेजिस्टेंस R2 था, तो हम उसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2। यहां से करंट I फ्लो हो रहा है, अब यहां पे आके करंट बटेगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, तो यहां पे करंट बटेगा I1, इधर हो गया I2। मतलब पैरेलल में करंट बढ़ता है, करंट वेराई करता है, और पोटेंशियल सेम रहेगा, इसके लिए भी V और इसके लिए भी V। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे करंट को, तो फिर हम लोग को रिजल्टेंट करंट मिल जाएगा I, यानी कि जितना इधर से आया उतना उधर निकल रहा है। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो फिर हम लोग को I मिल जाएगा, इधर से I आ रहा है, तो यहां पे करंट आके बंटवारा होगा। टोटल रेजिस्टेंस को R माना जाता है, टोटल करंट को I माना जाता है, और टोटल पोटेंशियल को V माना जाता है। यहाँ पे हर एक का पोटेंशियल भी V ही है और टोटल पोटेंशियल भी V ही है। हर एक का पोटेंशियल भी V है, टोटल पोटेंशियल भी V है। तो R जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, टोटल रेजिस्टेंस, I टोटल करंट, इक्विवेलेंट करंट, और V इक्विवेलेंट पोटेंशियल, और हर एक का भी V वही है, पोटेंशियल वही है। इसमें हम लोग को भी 2 पॉइंट याद करना है। पहला पॉइंट की करंट वेराई करता है इसमें, और पोटेंशियल सेम रहता है, जस्ट उसका ऑपोजिट है, जस्ट सीरीज का ऑपोजिट है। तो 2 पॉइंट को हम लोग को याद रखना है, 2 पॉइंट को याद रखना है कि करंट वेराई करता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग देख लिए कि कैसे ज्वाइन किया था, पैरेलल में कैसे लिखा जाता है, पैरेलल में कैसे कंबाइन किया था रेजिस्टेंस को, और 2 पॉइंट हम लोग को याद भी रखना है इसमें। बस आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट डे नया टॉपिक शुरू होगा।